हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार और दिल्ली सरकार के द्वारा मिलकर एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं दिल्ली के अंदर उनको यहां पर सेटल किया जाएगा। ये आप देख सकते हो, रोहिंग्या रेफ्यूजीज इन दिल्ली टू गेट रूफ्स अबव देयर हेड। इसके साथ साथ उनको कई सारी सिक्योरिटी जो फैसिलिटीज़ हैं वो फ्लैट में दी जाएंगी। तो समझेंगे कि एग्जैक्टली मामला क्या है, यहाँ पर भारत सरकार ने इसका क्यों निर्णय लिया। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो रेफ्यूजीज़ हैं, रोहिंग्याज रेफ्यूजीज जो कि कैंप में रह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हो सकता है कुछ रोहिंग्या रेफ्यूजीज कैंप के बाहर हो तो उनका नहीं पता, लेकिन जो कैंप के अंदर हैं, जो सरकार के निगरानी में हैं, लगभग 1100 रोहिंग्याज रेफ्यूजीज उनको सरकार फ्लैट देने वाली है। एक फ्लैट में यहां पर रखा जाएगा, उसके अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो रहेंगी, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी रहेगा। ये जो डिसीजन है मैं बताऊं तो हाई लेवल की मीटिंग हुई थी नेशनल कैपिटल में दिल्ली के अंदर, और इस मीटिंग के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल्स हैं, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, उन सभी के द्वारा ये मीटिंग अटेंड किया गया था और ये डिसाइड किया गया कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज को फाइनली यहां पर सेटल किया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये क्यों किया जा रहा है। देखो, इस मीटिंग के दौरान, ये मीटिंग हुआ था जुलाई के एंड में, और इस मीटिंग के दौरान दिल्ली गवर्नमेंट ने ये बताया, ये एम्फसाइज किया कि उनको हर महीने 7 लाख रुपए का लगभग खर्चा आता है जो टेंट लगाए जाते हैं। मतलब ये जो 1100 रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं उनको रखने के लिए एक टेंट के अंदर करीब 7 लाख रुपए हर महीने दिल्ली सरकार बर्डन उठाती है, खर्चा उठाती है। और ये प्रेजेंट में मैं बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो मदनपुर खादर है, अगर आप दिल्ली में रहते हो, सरिता विहार आपने सुना होगा जो अपोलो हॉस्पिटल है, उसके आगे जाकर ही यहाँ पर एक मदनपुर खादर विलेज बोला जाता है, वहाँ पर एक कैंप लगाया गया है उसी के पास, और वहीं पर ये रह रहे हैं। पहले क्या हुआ था कि कैंप में एक इंसिडेंट हो गया था, फायर इंसिडेंट, और उसके बाद उनको मदनपुर खादर के पास शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब क्या होगा कि एनडीएमसी के द्वारा, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा, जो कि बीजेपी के अंदर आता है, वो उनके द्वारा यहां पर एक फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा इन बक्करवाला विलेज इन आउटर दिल्ली। मैं आपको दिखाता हूं, ये दिल्ली का अगर आप मैप देखोगे, इधर यूपी है, नीचे पूरा इस साइड आपको हरियाणा मिलेगा, तो ये नोएडा के पास ही अगर आप देखोगे ना, यहां पर एक्चुअली है मदनपुर खादर, जो कि प्रेजेंट में वो इस समय रह रहे हैं। मतलब कि साउथ ईस्ट दिल्ली में आप लगभग कह सकते हो कि यहाँ पर जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं उनको सेटल किया गया है। लेकिन अब उनको शिफ्ट करके बक्करवाला जो विलेज है वो आपको वेस्टर्न साइड, दिल्ली के आउटर साइड में, वेस्टर्न साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो नजफगढ़ और बहादुरगढ़ के बीच में आता है, यहीं पर उनको सेटल करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि टोटल 250 फ्लैट जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उसके अंदर इन 1100 रोहिंग्या रेफ्यूजीज को सेटल किया जाएगा। और सेटल करने का मतलब क्या है, सिर्फ फ्लैट देना नहीं, यहां पर दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्ट किया गया है, क्योंकि रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं, हो सकता है उनके ऊपर किसी प्रकार का अटैक हो जाए। इसको देखते हुए यहां पर राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी दिल्ली सरकार के द्वारा। जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके अंदर जो आता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, उनके द्वारा इंश्योर किया गया है जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, फैन हो गया, 3 टाइम्स का मील हो गया, लैंडलाइन फ़ोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ कैंपस के अंदर मौजूद रहेगी। और दिल्ली सरकार जब ये पूरी फैसिलिटीज़ वहाँ पर लगा देगी तो उनको यहाँ पर ये जितने भी फ्लैट्स हैं वो हैंडओवर करना पड़ेगा FRO को, दैट इज़ फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज, और इन लोगों के द्वारा ये 1100 जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ हैं वो फ्लैट अलोकेट किया जाएगा। वैसे मैं बता दूं, ये जो फ्लैट की हम बात कर रहे हैं बक्करवाला विलेज में, वो बेसिकली कोविड के दौरान एनडीएमसी ने ये फ्लैट दिल्ली सरकार को दिया था ताकि जो आइसोलेशन होता है कोविड पेशेंट्स का, उनको वहाँ पर वो रखा जाए। तो ये बेसिकली क्या है कि अभी रोहिंग्या रेफ्यूजीज जाएंगे और उनके पास, हर एक के पास एक यूनिक आईडी है जो कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के द्वारा दिया गया है। तो हर एक रोहिंग्या रेफ्यूजीज का जो रिकॉर्ड है वो सरकार के पास मौजूद रहेगा। अब देखिए, ये सारी चीज़ें ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स आता है उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के, उनके द्वारा इस डिसीजन को अप्रिशिएट किया गया है और कहा गया है कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा ये भी बोला गया कि भारत हमेशा से जितने भी रेफ्यूजीज हैं जिनको शरण लेना होता है देश के अंदर, उनको हमेशा से वेलकम किया है। ये आप देख सकते हो, इंडिया हैज़ ऑलवेज वेलकम दोज हु हैव साउथ रेफ्यूजी इन द कंट्री। प्लस साथ में उन्होंने यहाँ पर उन लोगों के ऊपर भी टारगेट किया जो कि सीए का विरोध कर रहे थे,
कई आपने देखा होगा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत यहाँ पर जो लाया जा रहा था सरकार के द्वारा, तो कई सारे जो विरोधी हैं, अपोजिशन है, उनका कहना था कि सरकार इसके माध्यम से जो बाकी के जो मुस्लिम्स हैं जो आए हैं पड़ोसी देशों से, उनको सरकार वापस भेजना चाहती है। तो इसको देखते हुए हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा कि नहीं, देखिए हम यहाँ पर भारत में जो रेफ्यूजीज़ हैं जो आते हैं उनको हम शरण देते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है वो यूएन का जो कन्वेंशन है 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन, उसको फॉलो करता है। वैसे मैं आपको बता दूं ये कन्वेंशन है क्या, रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951। देखो, यूनाइटेड नेशंस का मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसके अंदर डिफाइन किया गया है कि रेफ्यूजी क्या होता है। अगर मान लो कोई रेफ्यूजी है वो कहाँ पर जाएगा, उसके राइट्स क्या होंगे। तो बेसिकली इस कन्वेंशन के अंदर यहाँ पर जो कोर प्रिंसिपल है वो है नॉन रिफॉल्वमेंट का। नॉन रिफॉल्वमेंट का मतलब ये होता है अगर कोई रेफ्यूजी किसी दूसरे देश में जाता है तो वो जो देश है वो फोर्सफुली उस पर्सन को वापस उसके देश नहीं भेज सकता जब तक वहाँ पर उसके लाइफ को थ्रेट हो, जब तक वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है तब तक फोर्स नहीं कर सकता। इसके आगे चलकर 1967 में एक और प्रोटोकॉल आया इससे रिलेटेड ताकि इसको और ज़्यादा ब्रॉडर किया जा सके। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने वाली है कि भारत अभी तक 1951 का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है और जो 1967 का प्रोटोकॉल ये आया था, दोनों का सिग्नेटरी नहीं, हमने दोनों को साइन नहीं किया है। इनफैक्ट यूएसए और वेनेजुएला उन्होंने भी 1951 का ये जो कन्वेंशन है उसको साइन नहीं किया था। कई कंट्रीज ने यहाँ पर साइन किया हुआ है लेकिन अभी तक उन्होंने अपने पार्लियामेंट से उसको पास नहीं कराया। तो जब तक पार्लियामेंट से पास नहीं कराएंगे तब तक उसका कोई अर्थ है नहीं। वैसे मैं बताऊं तो टोटल 140 कंट्रीज ने इसको साइन किया था। वैसे अगर हम रोहिंग्या रेफ्यूजीज की बात करें तो देखिए लगभग 5 साल हो चुके हैं। 2017 में काफ़ी ज़्यादा उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी म्यांमार के अंदर। तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा आपको रोहिंग्या रेफ्यूजीज देखने को मिलेंगे। एक्चुअली म्यांमार का पूरा मैप आप देखोगे तो यहाँ पर जो स्टेट है जिसको रखाइन स्टेट कहा जाता है, यहीं पर से आप देखेंगे तो जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं उनको हटाया गया, भगाया गया। और इसके चलते यहाँ पर आप देखिए तो बांग्लादेश सबसे पहला जो देश है वो आता है और इसीलिए मैक्सिमम 75% जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं वो आपका इस समय बांग्लादेश के अंदर हैं और इस समय लगभग 5 साल हो चुका है। वैसे रेफ्यूजीज का मतलब ये होता है अकॉर्डिंग टू यूएन अ पर्सन हु फ्लीज देयर होम कंट्री ड्यू टू वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट और परसिक्यूशन। तो यहाँ पर किसी प्रकार का परसिक्यूशन करना, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वायलेंस चल रहा है, उसकी वजह से जो पर्सन अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं उनको रेफ्यूजीज कहा जाता है। तो 2017 में यहाँ पर म्यांमार में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जो कि एक एथनिक ग्रुप है, रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं बेसिकली, एंड इट कंटिन्यूड टू बी अमंग द लार्जेस्ट डिस्प्लेस्ड ग्रुप्स ग्लोबली। और 2021 में आप देख सकते हो यहाँ पर रोहिंग्या रेफ्यूजीज की जो संख्या है 1.2 मिलियन लगभग चली गई, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आपको बताया बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा है और भारत में भी इनकी संख्या काफ़ी आपको हद तक देखने को मिलेगा। खैर जो भी है, अब यहाँ पर भारत में शुरुआत हो चुका है कि यहाँ पर उनको सेटल करने की बात कही जा रही है। एक बड़ा कदम है और सबसे ज़्यादा वैसे रेफ्यूजीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये अगर आप देखिए लगातार 2012 के बाद से इस समय टोटल 25 मिलियन मतलब 2.5 करोड़ रेफ्यूजीज पूरे विश्व में आपको देखने को मिलेंगे। तो अब क्वेश्चन ये होगा कि बाकी के भी क्या रोहिंग्या रेफ्यूजीज को अलग अलग राज्यों में क्या भारत सरकार सेटल कर। बहुत ज़बरदस्त बात है और इंडिया के पास एक गोल्डन चांस है सीएए पे जो एतराज़ात उठाए जाते हैं उन्हें साफ करने का। रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह दी जा रही है दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी के आसपास, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है और इसमें हमें दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट का भी बड़ा अच्छा खासा हिस्सा दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह ये मीटिंग की गई है जिसमें वजारत दाखिला यानी होम मिनिस्ट्री के अफसरान थे और दिल्ली पुलिस भी शामिल थी, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज़ को लेके भी भारत सरकार को इन रोहिंग्या मुसलमानों के या इन रोहिंग्या मुहाजिरीन के हाथों कोई ना कोई सिक्योरिटी थ्रेट भी ज़रूर है जो इतने संजीदगी के साथ इस सारे मामले को आगे चलाया जा रहा है। और जिस तरह मैप पे वीडियो में दिखा रहे थे कि बिल्कुल उन्हें दिल्ली से एक अलग इलाके में होगा, दिल्ली की हदूद ही, लेकिन दिल्ली से थोड़ा सा हटके उनको एक फ्लैट दिए जाएंगे, फिर उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि वो किसी तौर पे किसी दूसरी ताकत के हाथों इस्तेमाल ना हो सकें। क्योंकि रेफ्यूजीज़ जो होते हैं ये किसी भी मुल्क के लिए एक तो हमदर्दी का पहलू तो रखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये किसी उस मुल्क के लिए ख़तरे का बायस भी बन सकते हैं। तकरीबन 1100 रेफ्यूजीज़ जो हैं वो रह रहे हैं दिल्ली के आसपास, जिन्हें अब दूसरे किसी इलाके में मुंतकिल किया जाएगा और वो यहाँ पर वो खैमों की में रह रहे हैं, लेकिन आगे चल के उन्हें पक्के मकान दिए जाएंगे और उन्हें 3 वक्त का खाना दिया जाएगा, उन्हें बुनियादी सहूलत दी जाएगी बिजली की सूरत में और सिक्योरिटी की सूरत में। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन जो यहाँ पर असल बात यह है कि रोहिंग्या मुसलमानों को दरबदर करने की नौबत पेश ही क्यों आई, तो इसमें म्यांमार की जो गवर्नमेंट है वो रोहिंग्या को अपना हिस्सा ही नहीं मानती, अपनी अक़लियत ही नहीं मानती।
यही वजह है कि 2017 से जब से रोहिंग्या की फ़ौज ने जब से बर्मा की फ़ौज ने रोहिंग्या के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना शुरू की है, उस वक़्त से इनकी ज़िंदगी बिल्कुल मुहाजिरीन की बन के रह गई है। इनकी सबसे बड़ी तादाद हिजरत करके बांग्लादेश में आई थी। उस वक़्त बांग्लादेश ने अपनी बॉर्डर फोर्सेस को और अपनी जो साहली फोर्सेस हैं उनको सख्ती कर दी थी कि ख़बरदार कोई रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में दाखिल हो, लेकिन फिर आलमी दबाव की वजह से बांग्लादेश को इन मुहाजिरीन को वेलकम करना पड़ा। शायद अब बांग्लादेश भी इन 10 लाख से ज़्यादा मुहाजिरीन की हिजरत से अच्छा खासा तंग आ चुका है। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन की जो हाई कमिश्नर हैं ह्यूमन राइट्स को लेके, वो आजकल बांग्लादेश के दौरे पर है और वो रेफ्यूजीज़ के कैंप पे भी गई हैं और उनकी हसीना वजह से मुलाकात हुई है। ये आजकल की बात है। उसमें हसीना वजह ने उनको कहा है कि अब म्यांमार की हुकूमत को मजबूर किया जाए कि या वो अपने शहरियों को वापस ले जाए, क्योंकि बांग्लादेश अब मज़ीद इनका बोझ नहीं उठा सकता। और एक तरह से ये बात ठीक भी है। तकरीबन 10 लाख के करीब तादाद बनती है मुहाजिरीन की। म्यांमार में फ़ौज इनको अक़लियत नहीं कहती, इनको अपना शहरी नहीं मानती और इनके ऊपर जुल्म करती है, इनको जान तक से मार देती है, जिसकी वजह से अपनी जान बचाने के लिए दुनिया के कई मुल्कों में पनाह लेनी पड़ती है। आज भारत में तकरीबन 40,000 के करीब रोहिंग्या मुसलमान आबाद हैं और पाकिस्तान में ये तादाद हैरानकुन तौर पर 5 लाख के आसपास बनती है। इसके अलावा दुनिया के कई मुल्कों में भी रोहिंग्या में फैले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती तो म्यांमार की हुकूमत की और रियासत की है, जो इस जुल्म में मुलव्वस है कि वो रोहिंग्या को अपना शहरी नहीं मानते और उनके ऊपर जिस तरह जुल्म की दास्तानें रकम की गई हैं, तो उनके लिए जान बचाने के सिवा और कोई ऑप्शन भी बचा ही नहीं था। जो म्यांमार की साबिक सदर है सूची, जो आजकल करप्शन के इल्ज़ाम में सज़ा काट रही हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आया था कि उन्होंने फ़ौज के रास्ते इन लोगों पर जुल्म करवाया और अपने ही लोगों को मरवा दिया। लेकिन तकदीर की कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है। ये वही म्यांमार की फ़ौज है जिसने पिछले साल 2021 में अपने लोगों, जब म्यांमार में फ़ौजी हुकूमत आई थी और मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था और लोगों ने एहतजाज किया था फ़ौजी हुकूमत के ख़िलाफ़, तो इसी म्यांमार की फ़ौज ने अपने लोगों के ऊपर गोली चलाई थी और एक दिन में 100-100, 200 एहतजाज करने वालों को हलाक कर दिया जाता था। तो ये ऊपर वाले का इंसाफ है कि एक फ़ौज ने जिन बेगुनाह लोगों को मारा, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे उन रोहिंग्या में किसी थोड़ी हद तक हिंदू भी पाए जाते हैं, लेकिन म्यांमार की फ़ौज ने उन्हें रहमाना तरीके से कत्ल किया और फिर ऊपर वाले ने ऐसा इंसाफ किया कि उसी म्यांमार की फ़ौज ने अपने ही लोगों को कत्ल भी किया। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि अगर इंडिया की सरकार और दिल्ली की सरकार म्यांमार के मुहाजिरीन के लिए कुछ कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। मज़ीद रिएक्शन वीडियोस के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे। धन्यवाद। मुहाजिरीन को पनाह देने में पाकिस्तान किसी से कम नहीं है और दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत जो 80 की दहाई में अफ़गान वार के वक्त में शुरू हुई थी, वो पाकिस्तान की तरफ से थी। तकरीबन 40 लाख अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान आकर आबाद हुए थे और आज तक यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। और 2021 में जब से तालिबान अफ़गानिस्तान में आए हैं, उसके बाद से भी अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तकरीबन 3.25 से 3.5 लाख अफ़गान शहरी पाकिस्तान मुंतकिल हो चुके हैं। तो पाकिस्तान ने भी एक ज़िम्मेदार किरदार अदा किया है और अब भारत की तरफ से भी एक बेहतरीन किरदार अदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दुनिया को म्यांमार की हुकूमत और रियासत के ऊपर जोर देना चाहिए कि वो अपने शहरियों को कबूल करे और उन्हें अपने मुल्क का हिस्सा मानते हुए उनकी बहाली के लिए काम करे। नहीं तो इस तरह कोई भी मुल्क लंबे अरसे तक किसी भी दूसरे मुल्क के मुहाजिरीन को संभाल के नहीं रख सकता। ये दुनिया की एक हकीकत है। भारत इन लोगों को शहरियत नहीं दे सकता, देनी चाहिए भी नहीं। हर इंसान उसी मुल्क का शहरी अच्छा लगता है जहाँ पर वो पैदा हुआ है, जहाँ पर वो उसकी ज़िंदगी गुजरी है, तो उसी मुल्क की शहरियत उसके पास होनी चाहिए। मुहाजिरीन को एक मुल्क में मुहाजिर की हैसियत से ही रहना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा को इस बारे में संजीदगी से गौर करना चाहिए कि आखिर दुनिया में हालात इतने ज़्यादा ख़राब क्यों हैं कि इतने बड़े पैमाने पर लोग एक दूसरे मुल्कों की तरफ हिजरत करते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।